हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल विधिक संसार में। आज की इस वीडियो में हम डिमार्केशन को डिटेल में समझेंगे और पढ़ेंगे। डिमार्केशन जिसे हम निशानदेही भी कहते हैं या सीमांकन भी कहते हैं। निशानदेही के लिए हम कब अप्लाई करते हैं? जब क्या है कि हम किसी लैंड के बारे में अनसर्टेन है, हमें नहीं पता कि उसकी बाउंड्री जो है वो कहाँ तक फैली हुई है। इसमें हम इरेक्शन ऑफ सर्वे मार्क्स, सर्वेक्षण के जो चिन्ह हैं वो किस तरह से अंकित किए जाएंगे, कौन उनको अंकित करेगा, एंड द डिमार्केशन ऑफ बाउंड्रीज, और सीमाओं की जो निशानदेही है वो कैसे होगी, कौन करेगा, कौन से सेक्शन के तहत वो एप्लीकेशन हमको करनी है, उसमें कौन सी रिवेन्यू अथॉरिटी है जो इसको करने के लिए कम्पिटेंट है, सक्षम है। फिर कोई क्या करता है, विलफुली डिस्ट्रक्शन कर देता है, इंजर कर देता है, मिसचीव करता है, तो उसमें क्या है पनिशमेंट, हमारी आईपीसी में क्या कहाँ पे पनिशमेंट दी गई है, और हिमाचल प्रदेश लैंड रिवेन्यू एक्ट 1954 में पनिशमेंट कहाँ पे दी गई है। इस सभी को हम क्या करेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, जो कि चैप्टर 7 में दिया गया है। सबसे पहले देखते हैं सेक्शन 106। सेक्शन 106 बात करता है पावर्स ऑफ फाइनेंशियल कमिश्नर टू मेक रूल्स फॉर डिमार्केशन ऑफ बाउंड्रीज एंड इरेक्शन ऑफ सर्वे मार्क्स। ये पावर देता है किसको? फाइनेंशियल कमिश्नर की पावर के बारे में बात कर रहा है कि वो क्या कर सकता है, मेक रूल्स, नियम बना सकता है फॉर डिमार्केशन ऑफ बाउंड्रीज, सीमाओं की निशानदेही करने के लिए, एंड इरेक्शन ऑफ सर्वे मार्क्स, और जो सर्वेक्षण के जो चिन्ह होंगे वो कहाँ किस तरह से अंकित किए जाएंगे उसके रिगार्डिंग जो रूल हैं वो कौन बनाएगा? फाइनेंशियल कमिश्नर बनाएगा हमारे पास। तो सेक्शन की जो लैंग्वेज है वो फर्स्ट वन क्या बोलती है, सेक्शन 106 सब सेक्शन 1 बात करता है द फाइनेंशियल कमिश्नर में मेक रूल्स एज टू द मैनर इन विच द बाउंड्रीज ऑफ ऑल और एनी स्टेट इन एनी लोकल एरिया आर टू बी डिमार्केटेड एंड एज टू द सर्वेज मार्क्स टू बी इरेक्टेड विद इन दोज स्टेट्स। तो फाइनेंशियल कमिश्नर में मेक रूल्स क्या करेगा? फाइनेंशियल कमिश्नर रूल बनाएगा एज टू द मैनर, कि जो उसका तौर तरीका क्या रहेगा, किस तरह से जो है बाउंड्रीज किसी एक बहुत जहाँ कहीं क्या है बहुत सारी बाउंड्रीज हैं, बाउंड्रीज ऑफ ऑल सभी की, और एनी स्टेट इन एनी लोकल एरिया, किसी लोकल एरिया में किसी एक स्टेट की बाउंड्री जो है वो उसका जो सीमांकन है वो किस तरह से किया जाएगा, और सर्वे मार्क्स टू बी इरेक्टेड विद इन दोज स्टेट्स, और उन स्टेट में उस संपत्ति में जो सर्वे मार्क्स हैं वो किस तरह से उनका निर्माण किया जाएगा, इरेक्ट किस तरह से किया जाएगा। सेकंड बोल रहा है सबसेक्शन 2 बात कर रहा है रूल्स अंडर दिस सेक्शन में प्रिस्क्राइब अमंग अदर मैटर्स द फॉर्म ऑफ सर्वे मार्क्स एंड द मटेरियल टू बी यूज्ड इन देयर कंस्ट्रक्शन। रूल्स अंडर दिस सेक्शन में प्रिस्क्राइब अमंग अदर मैटर्स, और क्या क्या बताएंगी वो अदर मैटर के साथ। द फॉर्म ऑफ सर्वे मार्क्स, कहते हैं सर्वे मार्क्स किस तरह के होंगे, उनके लिए मटेरियल किस तरह का यूज़ किया जाएगा, उनकी कंस्ट्रक्शन में, उनके निर्माण में वो मटेरियल कैसा होगा, उनकी शेप कैसी होगी, उनकी पोजीशन क्या होगी, ठीक है, वो किस लेवल पे ज़मीन के अंदर होंगे, कितने ज़मीन से ऊपर होंगे, ठीक है, कितना चौड़ा होगा, कितना लंबा होगा, वो सब क्या होगा, कौन फाइनलाइज करेगा? फाइनेंशियल कमिश्नर उसमें इसमें देखेगा। अब बात करता है, कहते हैं मार्क्स टू बी इरेक्टेड एट एंगल्स ऑन बाउंड्री ऑफ स्टेट, कहते जो चिन्ह हैं वो इरेक्ट किए जाएंगे, अंकित किए जाएंगे एट एंगल्स, कहते कोणों पर, एक संपत्ति की जो सीमा है उसके कोणों पर, ठीक है, वो क्या किए जाएंगे, उनका निर्माण किया जाएगा। एट एवरी एंगल ऑन द बाउंड्री बिटवीन टू states and its such other places on the boundary line as may be necessary for the convenient determination of the boundary of an state. एट एवरी एंगल, कहते हर कोणों पर जो है बाउंड्री के जो बाउंड्री है, सीमा है, उसके हर कोणों पर उनको क्या किया जाएगा, अंकित किया जाएगा। बिटवीन टू स्टेट, अगर दो संपत्तियों के वो बीच का है तो वहाँ पे उनको क्या किया जाएगा, बीच में उनको क्या किया जाएगा, इरेक्ट किया जाएगा, लगाया जाएगा। एंड इट्स सच अदर प्लेसेस ऑन द बाउंड्री, और या फिर उन अदर प्लेसेस पे एज मे बी नेसेसरी, जो कि जरूरी है, वहाँ पे जरूरी हो गया है उनको, उनकी डिटर्मिनेशन के लिए, उनको समझने के लिए, उनको तय करने के लिए कि हाँ उसको मतलब इजी हो जाए, प्रीमा फेसाई हो जाए, उसके लिए इजी टू अंडरस्टैंड हो जाए, उसके लिए कि ये जो है ये एरिया मेरा है, उसकी बाउंड्री की जो डिटर्मिनेशन है, सीमा का जो तय है वो उससे निश्चित हो जाए कि अच्छा ये सीमा जो है मेरी है। पिलर्स ऑफ मड और स्टोन शेल बी इरेक्टेड, वहाँ पे क्या कर सकते हैं, पिलर या तो स्टोन का निर्माण कर सकते हैं या फिर वो मड का जो चिकनी मिट्टी से बनाया होता है उसका भी क्या कर सकते हैं, इरेक्शन कर सकते हैं, उसका निर्माण कर सकते हैं। नॉट लेस देन 3 फीट इन हाइट, जो कि 3 फीट से ज़्यादा हाइट में कम नहीं होना चाहिए, वो ज़्यादा तो हो सकता है, नॉट लेस देन बोला कि बस 3 फीट से कम नहीं होना चाहिए, 3 फीट से ऊपर हो सकता है।
अब बात आती है ट्री जंक्शन पिलर्स की। ये ट्री जंक्शन पिलर्स क्या है और इनका यूज़ कहाँ किया गया है? एट एवरी पॉइंट वेयर द बाउंड्रीज ऑफ मोर देन टू स्टेट्स मीट। कहते जहाँ पर भी बाउंड्रीज जो हैं टू स्टेट्स, तो दो संपत्तियों से ज़्यादा जहाँ पर संपत्तियाँ हैं वहाँ पे जब वो सीमाएं जब मिलती हैं तो वहाँ पे कौन सा पिलर लगाया जाता है? ट्री जंक्शन पिलर लगाया जाता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं सेक्शन 107। सेक्शन 107 बात करता है पावर ऑफ रिवेन्यू ऑफिसर्स टू डिफाइन बाउंड्रीज। ये किसको सशक्त कर रहा है? पावर किसको दे रहा है? रिवेन्यू ऑफिसर्स को। अब रिवेन्यू ऑफिसर्स में कौन है कि वो जो है बाउंड्री को निर्धारित करेगा, बाउंड्री को डिटरमाइन करे, डिफाइन करे, सीमाओं के बारे में बताए। तो रिवेन्यू ऑफिसर यहाँ पे कौन है? इंक्लूडिंग असिस्टेंट कलेक्टर सेकंड ग्रेड। यहाँ पे कौन है हमारे पास? एसी सेकंड ग्रेड नायब तहसीलदार जो है वो सशक्त किया गया है। हैज़ द पावर टू डिफाइन द लिमिट्स ऑफ एनी स्टेट की। वो क्या करे? किसी भी संपत्ति की, भूमि की वो क्या करे? लिमिट्स को डिफाइन करे, उसके बारे में बताए कि ये इस सीमा तक जो है ये आपकी है, वो बताएगा। अब जो सब सेक्शन 1 बोल रहा है वो क्या बोल रहा है? अ रिवेन्यू ऑफिसर में फॉर द पर्पज ऑफ फ्रेमिंग एनी रिकॉर्ड और मेकिंग एनी असेसमेंट अंडर दिस एक्ट और ऑन द एप्लीकेशन ऑफ एनी पर्सन। कहते एक रिवेन्यू ऑफिसर में फॉर द पर्पज ऑफ फ्रेमिंग एनी रिकॉर्ड, कहते कोई रिकॉर्ड का निर्माण कर रहा है और मेकिंग एन असेसमेंट, और फिर क्या कर रहा है? भूमि का आंकलन कर रहा है अंडर दिस एक्ट। किसमें? हिमाचल प्रदेश लैंड रेवेन्यू एक्ट के तहत अगर वो क्या कर रहा है? रिकॉर्ड का निर्माण कर रहा है, असेसमेंट कर रहा है, या फिर उसके पास क्या आती है? एप्लीकेशन आती है किसी पर्सन की जो कि इंटरेस्टेड है किसमें? डिमार्केशन, अपनी भूमि का सीमांकन करवाने में। डिफाइन करेगा लिमिट्स ऑफ एनी होल्डिंग, तो उसकी क्या करेगा? उस होल्डिंग की लिमिट्स को डिफाइन करेगा, निश्चित करेगा कि ये आपका जो कार्यक्षेत्र है वो यहाँ तक है। होल्डिंग फील्ड और अदर पोर्शन ऑफ एनी स्टेट एंड मे फॉर द पर्पज ऑफ इंडिकेटिंग दोज लिमिट्स रिक्वायर सर्वे मार्क्स टू बी इरेक्टेड और रिपेयर्ड। और उन लिमिट्स को डिफाइन करते हुए वो वहाँ पे क्या करेगा? सर्वे मार्क्स का निर्माण करेगा। जो चिन्ह हैं, सर्वेक्षण के जो चिन्ह हैं उनको अंकित करेगा, जिससे क्या हो जाए? सुविधा हो जाए, वहाँ पे इजीली वो क्या हो जाए? उनको डिटरमाइन हो सके, उनको पता चल सके कि अच्छा ये जो है ये क्षेत्र मेरा है। सबसेक्शन 2 बात कर रहा है इन डिफाइनिंग द लिमिट्स ऑफ एनी लैंड अंडर सबसेक्शन 1 द रिवेन्यू ऑफिसर में कोज सर्वे मार्क्स टू बी इरेक्टेड और ऑन एनी बाउंड्री ऑलरेडी डिटरमाइंड। कहते जब सबसेक्शन जो हमारे पास 1 था उसमें जब डिफाइन करेगा, लिमिट्स तय करेगा, सीमा तय करेगा, रिवेन्यू ऑफिसर कौन है? नायब तहसीलदार। जब सीमा तय करेगा तो वो क्या कर सकता है? सर्वे मार्क्स को इरेक्ट कर सकता है, उनका निर्माण कर सकता है, वहाँ पे उनको लगा सकता है ऑन एनी बाउंड्री ऑलरेडी डिटरमाइंड, चाहे वो बेशक पहले से ही क्या किया गया हो, उनको तय कर दिया गया हो, उसके बावजूद भी वो क्या कर सकता है? वहाँ पे उसको डिटरमाइन कर सकता है और इरेक्ट कर सकता है। बाय ऑर्डर ऑफ एनी कोर्ट, या फिर कोर्ट के ऑर्डर द्वारा, या रिवेन्यू ऑफिसर ने वहाँ पे उनको क्या किया है? इरेक्ट किया है पहले, या फॉरेस्ट सेटलमेंट ऑफिसर ने क्या किया है? उनको पहले लगाया है वहाँ पे किसको? सर्वे मार्क्स को इरेक्ट किया है। और रिस्टोर एनी सर्वे मार्क्स ऑलरेडी सेटअप, या फिर कोई सर्वे मार्क्स है वहाँ पे वो क्या है? सही नहीं है, तो उसको क्या कर सकता है? वो रिस्टोर कर सकता है, वहाँ पे कोई नया लगा सकता है, वो अपने आप लगा सकता है। रिवेन्यू ऑफिसर के पास ये पावर है, मतलब एसी सेकंड ग्रेड के पास ये पावर है कि अगर वहाँ पहले से ही कोई क्या कर दिया गया है? डिटरमाइन कर दिया गया है, सीमा का तय कर दिया गया है, डिमार्केशन हो गई है, परंतु उसके बावजूद भी वो वहाँ पे क्या कर सकता है? इरेक्शन कर सकता है सर्वे मार्क्स की। या तो वो अपने एप्लीकेशन के ऊपर कर रहा है, या फिर वो किसी क्या कर रहा है? रिकॉर्ड को फ्रेम करते हुए कर सकता है, या फिर उसको क्या है? कोई कोर्ट का ऑर्डर आया है या किसी ऑफिसर का ऑर्डर आया है तो उस पर भी वो क्या कर सकता है? इरेक्शन कर सकता है वहाँ पे सर्वे मार्क्स की। तो हमारी एप्लीकेशन कहाँ चली गई? सेक्शन 107 में हम एप्लीकेशन लगाएंगे किसके पास? एसी सेकंड ग्रेड के पास, मतलब नायब तहसीलदार के पास हम एप्लीकेशन लगाएंगे। किसके लिए? सीमांकन के लिए, निशानदेही के लिए, सीमाओं की निशानदेही के लिए। अब बात करते हैं, कहते पेपर्स विद एप्लीकेशन ऑफ डिमार्केशन। कहते कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो हमको डिमार्केशन की एप्लीकेशन के साथ अटैच करने हैं। एन इंटरेस्टेड पर्सन शैल सबमिट एन एप्लीकेशन फॉर डिमार्केशन, द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट शैल बी फाइल्ड विद द ओरिजिनल एप्लीकेशन। कहते जब कोई इंटरेस्टेड व्यक्ति है वो क्या करेगा? एक एप्लीकेशन को सबमिट करेगा ऐसी सेकंड ग्रेड को, तो वो उसके साथ कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाएगा एप्लीकेशन के साथ, जो ओरिजिनल एप्लीकेशन है। सबसे पहले कॉपी ऑफ लेटेस्ट जमाबंदी, जो कि इस समय 2014 की चल रही है प्रेजेंट में, तो वो जो आप उसकी एक कॉपी आप वहाँ पे लगाएंगे उसके एप्लीकेशन के साथ। फिर सेकंड नंबर पे लगेगी आपके पास कॉपी ऑफ मुसाबी, आप वहाँ पे लगाएंगे। थर्ड नंबर पे लगेगी प्रोसेस फी, जो कि एप्लीकेशन के ऊपर लग जाती है, वो कितने की होगी? 6 रुपये की चली हुई है। नेक्स्ट
परसिस्टेंट डिमार्केशंस नॉट इन कंसोनेंस विद लॉ। परसिस्टेंट डिमार्केशन कहते कोई लगातार डिमार्केशंस हो रही हैं, वो क्या है, कंसोनेंस विद लॉ, वो उसके लॉ के अनुरूप नहीं है, वो विधि का जो विधि है उसके अनुरूप वो नहीं है, उसके साथ वो नहीं है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं गलत है। ये हेल्ड किया गया फाइनेंशियल कमिश्नर के द्वारा इन करतार चंद वर्सेस श्री मोहन कृष्ण कौल के केस में, दैट persistent demarcations are not in consonance with law and the proper remedy for any party who feels aggrieved for any reason whatsoever। कहते persistent जो demarcations हैं, कहते एक के बाद जो एक demarcation हो रही हैं वो लॉ के अनुरूप नहीं है, कहीं ना कहीं गलत हैं, एंड प्रॉपर रेमेडी, उसके लिए जो सही उपचार है वो किसी पार्टी के लिए वो क्या है, जो कि क्या कर रही है, एग्रीव्ड फील कर रही है, पीड़ित महसूस कर रही है उस डिमार्केशन से, टू सीक रिलीफ बाय फाइलिंग एन अपील अगेंस्ट द डिमार्केशन, की वो क्या करे, जो वो डिमार्केशन ऑर्डर आए हैं उसके अगेंस्ट में अपील फाइल करे। कहाँ अपील फाइल करेगी, जो भी उससे क्या होगा, अपर अथॉरिटी होगी, हायर अथॉरिटी होगी। अगर एसी सेकंड ग्रेड ने ऑर्डर दिया है तो अपील जाएगी कलेक्टर के पास, अगर कलेक्टर ने ऑर्डर दिया है तो अपील जाएगी कमिश्नर के पास, अगर कमिश्नर ने ऑर्डर दिया है तो अपील जाएगी फाइनेंशियल कमिश्नर के पास। तो वो क्या करे, अपील करे अगेंस्ट द डिमार्केशन ऑर्डर। इट इज ओनली अपीलात अथॉरिटी हु कैन ऑर्डर अ फ्रेश डिमार्केशन, कहते सिर्फ अपीलात अथॉरिटी ही क्या कर सकती है, अपील में ही वो क्या कर सकती है, फ्रेश डिमार्केशन के ऑर्डर दे सकती है। समझ रहे हो, अपीलाट अथॉरिटी का मतलब है कि अपील में गई हुई, अपील में जाकर ही वो क्या कर सकती है, फ्रेश ऑर्डर ले सकती है डिमार्केशन के लिए। टू बी क्लियरली रिकॉर्डेड फॉर कैरिंग आउट द सेम अफ्रेश, और वहाँ पे क्या करेगा, जो डिमार्केशन के ऑर्डर आएंगे फ्रेश डिमार्केशन के लिए, उसको वहाँ पे रिकॉर्ड करने पड़ेंगे रीजंस, कि वो क्यों ऐसा कर रहा है, उसको क्या लग रहा है कि पार्टी को सफ़र हो रही है, पार्टी की नहीं हो रही है, ठीक है, वहाँ पे रीज़न रिकॉर्ड किए जाएंगे फॉर मेकिंग दैट डिमार्केशन। नेक्स्ट जो केस है ये है मदन गोपाल सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश। इसमें क्या हेल्ड हुआ, क्या कहा गया, कहते डिमार्केशन ऑफ बाउंड्री बाय अ कॉम्पिटेंट रिवेन्यू ऑफिसर अंडर सेक्शन 107। कहते एक डिमार्केशन जो है, जब 107 में हमने एप्लीकेशन लगाई एसी सेकंड ग्रेड को, और उसमें क्या है, रिवेन्यू ऑफिसर एसी सेकंड ग्रेड ने डिमार्केशन के ऑर्डर दे दिए, उसमें मतलब जो डिमार्केशन होगी, निशानदेही उसमें होगी, कलेक्टर कैन नॉट सेट असाइड द डिमार्केशन गिवन बाय एसी सेकंड ग्रेड। तो कलेक्टर के पास क्या है, पावर नहीं है कि वो क्या करे, उसको सेट असाइड कर दे, डिमार्केशन को जो निशानदेही हुई है उसको सेट असाइड करने के उसके पास पावर नहीं है। और ऑर्डर ऑफ फ्रेश डिमार्केशन, और क्या कर दे, वहाँ पे ऑर्डर दे दे फ्रेश डिमार्केशन के बाय द कलेक्टर सब्सिक्वेंटली, ठीक है। उसने क्या कर दिया कि जो ऑर्डर पास किए थे किसने, हमारे पास एसी सेकंड ग्रेड ने, कलेक्टर के पास गए, कलेक्टर ने क्या कर दिया, उसको सेट असाइड कर दिया और ऑर्डर दे दिया फ्रेश डिमार्केशन की, लो जी आप तो फ्रेश डिमार्केशन करवाओ। अब वो वहाँ पे कलेक्टर ऐसा नहीं कर सकता है, मतलब डीसी वहाँ पे ऐसा नहीं कर सकता है, वो क्या है, इलीगल है, गलत है, विदाउट जुरिस्डिक्शन है, अंडर सब सेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 17। यहाँ पे क्या रेफरेंस है, कौन से सेक्शन का, सेक्शन 17 सब सेक्शन 3 जो है वो कलेक्टर को सशक्त नहीं करता कि वो क्या करे, फ्रेश उसके ऑर्डर दे दे। वो सिर्फ बात करता है द कलेक्टर इज एम्पावर्ड ओनली टू कॉल फॉर रिकॉर्ड इन अ केस एंड रिपोर्ट सच केस टुगेदर विद हिज ओपिनियन फॉर द ऑर्डर ऑफ द फाइनेंशियल कमिश्नर। वो क्या कर सकता है, वहाँ पे रिकॉर्ड तो मांग सकता है, उसकी जांच पड़ताल करेगा, उसको लग गया कि हाँ इसमें जो है फ्रेश डिमार्केशन होनी चाहिए, पर वो वहाँ पे क्या करेगा, अपना ओपिनियन लिखेगा कि मेरे को ये ऐसा लग रहा है, क्यों लग रहा है, और उसको किसको दे देगा, आगे रेफर कर देगा फाइनेंशियल कमिश्नर को, ठीक है, कि मेरा मानना ये है। तो जो फाइनेंशियल कमिश्नर वहाँ पे जो सही लगता है वो ऑर्डर वहाँ पे करेगा। पेनल्टी फॉर डिस्ट्रक्शन, इंजरी और रिमूवल ऑफ सर्वे मार्क्स अंडर सेक्शन 120 ऑफ द एचपी लैंड रिवेन्यू एक्ट 1954। अब हमारे पास पेनल्टी कहाँ पे दी हुई है, सेक्शन 120 बात करता है पेनल्टी की, किसके लिए, डिस्ट्रक्शन के लिए। कोई वहाँ पे तोड़ फोड़ कर दी, उसकी इंजर कर दिया, उसको क्या कर दिया, आघात कर दिया, हम उसको वहाँ पे हटा दिया, रिमूव कर दिया सर्वे मार्क्स को, तो वो उसके लिए पेनल्टी कहाँ दी गई है, 120 में। इफ़ एनी पर्सन विलफुली डिस्ट्रॉय और इंजर्स, अगर कोई भी व्यक्ति क्या करता है, विलफुली जो भी वहाँ पे इरेक्शन की थी, सर्वे मार्क्स का निर्माण किया था, सर्वेक्षण के चिन्ह को जो अंकित किया था, अगर उनको क्या करता है, हटा देता है, तोड़ देता है, या इस तरह से रख देता है कि अब उसका कोई फ़ायदा ही नहीं है, वहाँ पे कहीं वहाँ से उठा के कहीं दूसरी जगह लगा दिया, तो उस केस में क्या किया जाएगा, जो रिवेन्यू ऑफिसर है वो फाइन करेगा उसको, नॉट एक्सीडिंग 100 रुपये, 100 रुपये से ज़्यादा नहीं कर सकता,
फॉर ईच मार्क 100 डिस्ट्रॉयड, मतलब एक के लिए 100 रुपये। अगर वो 2 मार्क हटा देता है तो 200 हो गए, 3 तो 300, 4 तो 400, ठीक है। द इम्पोजिशन ऑफ अ फाइन अंडर सेक्शन 120 शैल नॉट, मतलब जो यहाँ पे क्या है, जो इम्पोजिशन है फाइन की, जो फाइन की इम्पोजिशन हो रही है अंडर सेक्शन 120, वो कहीं भी सेक्शन 434 जो को बार नहीं करती है। मतलब सेक्शन 120 में अगर इम्पोजिशन हो रही है तो ऐसा नहीं होगा कि सेक्शन 434 में वो कोई कार्यवाही कर ही नहीं सकते आगे, नहीं। अगर सेक्शन 120 HP लैंड रेवेन्यू एक्ट का उन्होंने लगा दिया है तो उसके बाद भी वो उसको IPC 434 में पनिश कर सकते हैं। वहाँ पे जो IPC है वो वहाँ पे बार नहीं होगी, मतलब सेक्शन 434 बार नहीं होगा वहाँ पे। तो सेक्शन 434 क्या बात कर रहा है IPC का, मिसचीफ बाय डिस्ट्रॉइंग और मूविंग एटसेट्रा। कहते हानि हुई, नुकसान हुआ किसके द्वारा, डिस्ट्रॉय करने से या उसको हटाने से जो हानि हुई, क्षतिपूर्ति कैसे होगी उसकी, उसको पनिश करके होगी, ठीक है। तो मिसचीफ क्या है वहाँ पे क्या हुआ, हानि होगी। अ लैंडमार्क फिक्स बाय पब्लिक अथॉरिटी, और पब्लिक अथॉरिटी के द्वारा क्या किया गया है, लैंडमार्क फिक्स किया गया है। एक पब्लिक सर्वेंट, नायब तहसीलदार एक पब्लिक सर्वेंट है, उसने क्या किया वहाँ पे फिक्स किया, किसके लिए, आम जनता की सुविधा के लिए, और किसी ने उसको हटा दिया, उससे नुकसान हुआ, तो वहाँ पे क्या किया जाएगा, 434 इन्वोक किया जाएगा और उसको पनिश किया जाएगा, जो कि कितना है, विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 1 ईयर, जो कि कारावास हो सकती है कितनी, 1 साल तक की कारावास है, या फिर फाइन होगा, और या फिर दोनों हो गए, सजा के साथ फाइन भी होगा। अभी क्या किया है, हाल ही में हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने, पहले क्या होता था, हमको जो है तहसील में जाना पड़ता था, हम एप्लीकेशन 107 की एप्लीकेशन लिखते थे, उसके साथ सारे डॉक्यूमेंट्स लगाते थे, फिर उसके बाद क्या करते थे, हम तहसील में जाके सबमिट करते थे। उसमें भी हमको कई डॉक्यूमेंट्स, फोटोस्टेट, 1 कॉपी, 2 कॉपी, 3 कॉपियाँ बनती थी, ठीक है, बहुत सारी परेशानी होती थी। अब क्या किया हिमाचल सरकार ने, लिंक दिया है, वो क्या है, ehimbhumi.nic.in, इस पर क्या है, आप विजिट कर सकते हैं और कोई भी व्यक्ति जो है वो निशानदेही के लिए अप्लाई कर सकता है ऑनलाइन। ईजी है, घर बैठे ही कर सकते हैं आप लोग। और अगर आप लोगों ने कोई इंतकाल वगैरह की है तो आप उसकी स्थिति, वास्तविक स्थिति क्या जानकारी, आप सब कुछ इसमें ले सकते हैं। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।